नमस्कार विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना जो टीचिंग का जो कार्य है, जो लॉकडाउन के अंदर आप घर पर रहते हुए ही उसको पूर्ण कर रहे हैं। आप सही तरीके से अपना सभी टीचिंग का कार्य कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जो ऑनलाइन क्लासों में जो इंटरनेट की प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद जो हम लोगों ने ये यूट्यूब पर जो लेक्चर है उसको डाउनलोड कर कर आप लोग के ग्रुप में या एक चैनल को मैंने आप लोगों को बता दिया, सब्सक्राइब कर कर आप लोग वहाँ से जो भी यूट्यूब में बनाता हूँ आप लोग के लिए वो आप लोग तक पहुँच जाएगी। एडमिन ग्रुप में भी डला हुआ है चैनल, और सारी वीडियो भी मैंने ज़्यादातर अपलोड की हैं। और यहाँ पर हम लोग जिक्र करेंगे जो पहली वीडियो में हम लोगों ने उद्विकास से सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को डिफाइन किया था। इस यूट्यूब के अंदर जो वीडियो है इसके अंदर हम साइक्लिकल जो थ्योरी है, चक्रीय जो सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन का, चक्रीय सिद्धांत उसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पर चक्रीय से तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे कि जिस बिंदु से कोई सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत स्टार्ट होता है और वहीं पर जब आकर रुक जाता है उसको हम चक्रीय सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे ऋतुएं हैं, ऋतुएं गर्मी सर्दी बरसात और फिर आकर फिर गर्मी सर्दी बरसात, इस तरीके से। या हम लोग कह सकते हैं कि एक एग्जांपल और देना चाहूँगा, जैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है, युवा होता है और वृद्ध होता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर बच्चा पैदा होता है, तो एक चक्र चलता रहता है। उस चक्र के आधार पर यहाँ पर भी एक सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो चक्रीय सिद्धांत है उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। वैसे चक्रीय जो सिद्धांत की प्रभावित रहे हैं, वैसे इम्पोर्टेंट जो हैं जो आने की संभावना रहती है, यहाँ पर मैं तीन ही समाजशास्त्रियों के सिद्धांत को डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। एक हैं हमारे विल्फ्रेड पेरेटो, दूसरा ओस्टवाल्ड स्पेंगलर, तीसरा पेट्रिम सोरोकिन, वैसे चौथा हम टायलर को भी ले सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सॉरी, टायलर नहीं, टायनबी जो प्रौद्योगिकी के परिवर्तन की बात वो करते हैं हम चक्र सिद्धांत पर, और जहाँ से शुरू होता है वहीं आकर रुक जाता है, इसलिए इसको हम लोगों ने एक तरीके से एक चक्रीय सिद्धांत इसको माना है। वैसे कभी कभी 2 नंबर में है क्वेश्चन बनने की संभावना होती है कि कोई ऐसा समाजशास्त्री बताइए जिसका जो सिद्धांत है वो सर्पिलाकार है, सर्पिल प्रक्रिया का कारण है। तो आप लोगों को याद रखना है, वीको एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने एक सर्पिलाकार, एक जैसे हम एक डोरी को लेकर हाथ में ऐसे हिलाते हैं उसमें एक लफ्ज़े बनते चले जाते हैं, उस तरीका सर्पिल सिद्धांत वीको का है। और यहाँ पर हम सर्वप्रथम जो जिक्र करेंगे, हम यहाँ पर विल्फ्रेड पेरेटो की बात करेंगे। ये इटालियन समाजशास्त्री हैं और ये वैसे इन्होंने जो सिद्धांत दिया था सर्कुलेशन ऑफ द एलिट्स का, अपना जो सिद्धांत है उसके आधार पर सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को उन्होंने बताया था। ये कहते हैं कि सत्ता का एक सर्कुलेशन चलता रहता है, आज सत्ता किसी के पास है, कल दूसरे के पास होगी और परसों तीसरे के पास होगी, फिर वहीं सत्ता का परिवर्तन वहीं हो जाता है। जैसे विभिन्न एग्जाम्पल सोसाइटी में देखने को हम सत्ता के रूप में मिलते हैं। और जो संभ्रांत वर्ग का परिभ्रमण के सिद्धांत को स्पष्ट करने से पूर्व इलिट सब की हम बात करेंगे। इलिट से तात्पर्य यहाँ पर हम कोई व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में सबसे आगे है, काफ़ी जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हो सकते हैं, जैसे कुशल है, विख्यात लेखक है, डॉक्टर है, वकील है, प्रोफेसर है, वैज्ञानिक है, या अव्वल दर्जे के चोर तक की भी बात उन्होंने की है, उसको उन्होंने इलिट्स माना है। और वैसे यहाँ पर संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण के विश्लेषण के संदर्भ में काफ़ी भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई। बहुत सारे भारतीय लेखकों ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि परिभ्रमण की प्रक्रिया संभ्रांत एवं नॉन एलिट्स के बीच होती है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता, जो बातें उन्होंने कही हैं। और समाज के परिभ्रमण और नॉन परिभ्रमण के बीच होता है, लेकिन परिभ्रमण के सिद्धांत का विश्लेषण जो उन्होंने गवर्निंग एलिट्स और नॉन गवर्निंग एलिट्स के संदर्भ में किया था, वैसे गवर्निंग एलिट्स और नॉन गवर्निंग एलिट्स के रूप में उन्होंने किया है। और यहाँ पर इन्होंने लॉयल एलिट्स और फॉक्स एलिट्स के बीच की बात उन्होंने की है। और संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत को स्पष्ट करने से पहले उनके द्वारा प्रदर्शित शेर और लोमड़ी और प्रेरक जैसी अवधारणाओं का भी उन्होंने प्रयोग उन्होंने अपने इसके अंदर किया है, अपने सिद्धांत के अंदर। और यहाँ पर मैं उन्होंने थोड़ा कहना चाहूँगा शॉर्ट में ही कि जो उन्होंने शेर कहा है कि शेर उसको कहा है कि जो सत्ताधारी होते हैं, लोमड़ी उन्होंने कहा है जिनके पास सत्ता नहीं होती, जो सत्ता के लालच में होते हैं, जो उसको छीनना चाहते हैं, झपटना चाहते हैं, उसको लोमड़ी के लिए उन्होंने यहाँ पर अपने उसके लिए प्रयोग किया है। वैसे तो पेरेटो ने जो अपनी पुस्तक माइनर सोसाइटी में कहा है कि हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द एरिस्टोक्रेटिस की बात की है। पेरेटो के अनुसार संभ्रांत वर्ग का परिभ्रमण एक अनिवार्य और निश्चित सामाजिक प्रक्रिया है। वो कहते हैं कि संभ्रांत वर्ग का जो परिभ्रमण होता है
कभी उस वर्ग में, कभी उस वर्ग में। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि सामाजिक संवरांत वर्ग में कभी प्रथम श्रेणी के प्रेरकों की कार की प्रधानता होती है तो कभी द्वितीयक प्रेरक कारकों की प्रधानता होती है, इसलिए वो दूसरे से दूसरे में आते रहते हैं। और यहाँ पर संभ्रांत वर्ग के परिवर्तन का विश्लेषण एक बहुत से स्तरीय पर किया जा सकता है। पेरेटो की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हम समाज के 2 वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे संभ्रांत वर्ग और गैर संभ्रांत वर्ग, 2 रूपों में भी हम बांट सकते हैं। और समाज में परिवर्तन उच्च और निम्न स्तर के बीच चलता रहता है। जो समाज के नीचे तबके में होता रहता है, जीवन में काफ़ी सफलता प्राप्त कर चुके हैं, वे संभ्रांत वर्ग में जो मिलने की कोशिश करते हैं। दूसरे तरफ जो संभ्रांत वर्ग के हैं, वे अपनी क्षमताओं को की कमी के कारण संभ्रांत वर्ग के पदच्युत होकर नीचे चले जाते हैं। कभी कभी संभ्रांत वर्ग के लोग समय के साथ मिट जाते हैं, तो उसी रिक्त स्थान पर पूर्ति के लिए धीरे धीरे गैर विशिष्ट लोग ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। यानी कभी सत्ता किसी के पास, कभी किसी के पास, वो अपनी क्षमताएं, जो बैठे हुए हैं उच्च पदों पर, वो अपनी क्षमताएं कम करने लगते हैं, और उस पर जो नीचे जो लोमड़ी का शब्द यूज उन्होंने किया था, वो लोग उस पर पदों पर आके बैठने की कोशिश करते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है, इसलिए समाज के निचले हिस्से के लोग शेरों लोमड़ी के गुणों के कारण पाए जाते हैं। और दूसरे शब्दों में प्रथम द्वितीय श्रेणी के प्रेरक तत्व निम्न वर्गों के बीच पाए जाते हैं, ऐसी बात उन्होंने की है। और सत्ता का सर्कुलेशन, नॉन गवर्निंग की जो बात करते हैं, उनके बीचों में चलता रहता है। अब यहाँ पर अगला थिंकर हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट में लेने की कोशिश करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, कि दूसरे समाजशास्त्री ओसवाल्ड स्पेंगलर हो रहे हैं। और ओसवाल्ड स्पेंगलर ने एक बुक लिखी थी, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। और डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट जर्मनी समाजशास्त्री थे, और संस्कृति के जो विकास की चक्रीय रीति से होता है। उनका सिद्धांत जो दुनिया की 8 प्रमुख शक्तियों के सिद्धांत पर आधारित है, जो उनका पूरे विश्व की जो कल्चर हैं 8, उनके अध्ययन के आधार पर है, और संस्कृति में विकास की वो बात करते हैं। और जिन संस्कृतियों ने अध्ययन किया उसमें इथियोपियन, मेसोपोटामियन, हिंदू, चाइनीज, क्लासिकल या अरबियन, मयान या वेस्टर्न, उन्होंने रूसी कल्चर का भी अलग से जिक्र किया, पर अन्य संस्कृति की तरह कोई विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने आदिम समाज का विश्लेषण करने का प्रयास किया है, क्योंकि उनका मानना है कि आदिम जातीय समाज जो है इतिहासहीन है। और स्पेंगलर का मानना है कि जैसे व्यक्ति के जीवन में उत्थान और पतन होता रहता है, कि व्यक्ति जन्मता है, युवा होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसे ही संस्कृति का भी उत्थान और पतन होता है। वैसे व्यक्तियों का जीवन चक्र बचपन, युवा, परिपक्वता व बुढ़ापा के चक्र में क्रम से गुजरता है। संस्कृति भी ठीक उसी तरह से 4 चरणों से होकर गुजरती है। संस्कृति के चक्रीय विकास के इस नियम को स्पष्ट करने से उन्होंने अपनी तुलना 4 ऋतुओं से की है, जिसमें कहा है बसंत, पतझड़, सर्दी और गर्मी। स्पेंगलर ने बताया कि किसी संस्कृति का जीवन 1000 साल का होता है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का उदय 900 ईस्वी के आसपास हुआ, इसलिए उनका मानना है कि पाश्चात्य संस्कृति इस पतन के कागार पर है। बहुत सारे समाजशास्त्रियों का कहना है कि स्पेंगलर का यह सिद्धांत कतई मौलिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने यह सिद्धांत डैनियल लेस्वी की पुस्तक रशियन ने यूरोप से चुराया है। इस तरह की आलोचना उन्होंने कहकर की है। और इसमें जो लास्ट हमारा सिद्धांत है, क्योंकि मैं विल्फ्रेड पेरेटो को बता चुका हूँ चक्रीय सिद्धांत के रूप में, आपके ओसवाल्ड स्पेंगलर को बता चुका हूँ, और तीसरा जो है वो पेट्रेम ए सोरोकिन हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक या सोशल एंड कल्चर डायनेमिक जो बुक लिखी थी, और इसमें एक रूसी अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, और इन्होंने इसमें चक्रीय सिद्धांत के रूप में इन्होंने इसमें अपने चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या की है। और सोरोकिन के जो एम्पेरिकल आंकड़ों के सहारे चक्रीय सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश की है, एम्पेरिकल आंकड़ों के आधार पर उन्होंने परिवर्तन के विश्लेषण में निमित्त मानव इतिहास के बीते 3000 वर्षों का अध्ययन किया, और अपनी पुस्तक को अनेक युद्धों, आंदोलनों, क्रांतियों को दर्शाया। सोरोकिन ने समाज की संस्कृति को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। पहली कहता है आदर्शवादी संस्कृति, दूसरा आदर्शात्मक संस्कृति, तीसरा कहता है इंद्रियपरक संस्कृति। इंद्रियपरक संस्कृति का संबंध इंपेरिकल सत्य से होता है। इस अवस्था में ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है। कहने का मतलब इंद्रियपरक संस्कृति के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिन्हें हम देख, सुन, छू, चख सकते हैं। मानव का ध्यान भौतिक अमूर्त वस्तु के केंद्रित होता है। यह सांस्कृतिक वैज्ञानिक विकास की ओर आधारित अग्रसर होती है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, समाज में जो प्रौद्योगिकी का जो डेवलपमेंट की संभावना बहुत बढ़ जाती है इसके आधार पर। और जो तीसरी जो उन्होंने दूसरी जो स्टेज उन्होंने बताई है, दूसरी स्टेज बताई है आदर्शात्मक आइडियल कल्चर। इसका संबंध जो सोयल या मस्तिष्क या आध्यात्मिक विचार या भावना से होता है। इस अवस्था में भौतिक सत्य की जगह परम सत्य की बात कही गई है। इसमें भौतिकवादी विचारों की जगह अभौतिकवादी विचारों को अधिक स्वीकारा जाता है। इस संस्कृति में ज्ञान, कला, दर्शन, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म आदि की बात उन्होंने अपने इसके अंतर्गत की है। और अच्छे बुरे की पहचान आध्यात्मिक आधारों पर ही की जाती है। आत्म त्याग, भक्ति, शांति जैसी भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। समाज की नैतिकता
और सुख की बात इन्होंने इस संस्कृति के अंदर की है। और जो तीसरी स्टेज उन्होंने बताई है वो आदर्शवादी संस्कृति या आइडियलिस्टिक कल्चर की बात की है। यह आदर्शात्मक और जो हमारी इंद्रियपरक संस्कृति है उसके बीच की स्थिति आदर्शवादी संस्कृति की बात करता है। और इस संस्कृति में दोनों संस्कृति के तत्व पाए जाते हैं। यह समाज की संस्कृति इंद्रियपरक से आदर्शात्मक या आदर्शात्मक से इंद्रियपरक संस्कृति को प्रवृत्त करती है और कुछ समय के लिए आदर्श संस्कृति की स्थिति आ जाती है। सौरकिन के अनुसार ऐसी स्थिति तब विशेष रूप से उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल जैसे पेंडुलम की भांति यहाँ तीनों की हम बात करते हैं। जो आदर्शात्मक है, जो पेंडुलम इस तरीके से घंटे में घूमता है, जो बीच स्थिति में तो आदर्शात्मक स्थिति होती है। और जब आदर्शात्मक संस्कृति चेतनात्मक संस्कृति बदलती है, ऐसी संस्कृति में भौतिक आध्यात्मिक मूल्यों की अच्छा समन्वय देखने को मिला है। इस तरह की बात वैसे सोरेकिन का जो विचार है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन के नाम से भी जाना है। सीमाओं का सिद्धांत यानी सामाजिक परिवर्तन की सीमाओं का सिद्धांत, सोरेकिन के उसको सिद्धांत को डिफाइन कीजिए, या अंतर्भूत परिवर्तन का सिद्धांत के रूप में भी इसको हम जान सकते हैं। और वैसे जो इनकी पुस्तक थी इसकी भी वैसे आलोचना ही, उसका जिक्र हम लोग करना नहीं चाहेंगे। हम यहाँ पर जो चौथा थिंकर है उसको थोड़ा मैं डिफाइन शॉर्ट में करना चाहूँगा। एक चौथे जो आपके थिंकर हुए हैं चक्रीय सिद्धांत को मानने वाले, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को मानने वाले, वो अर्नोल्ड टैयनेबी हुए हैं। और अर्नोल्ड टैयनेबी जो थे वो 21 सभ्यताओं का गहन अध्ययन किया है, दुनिया की वर्ल्ड की 21 जो कल्चर है उनका अध्ययन किया है। और उनका जो पुस्तक है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री उनकी बुक थी जो उन्होंने 1934-63 के बीच में मिला है। उन्होंने स्पेंगलर की तरह यह विचार व्यक्त किया कि हर सभ्यता की एक चक्रीय गति रीति में जन्म मृत्यु होता है। और उन्होंने स्पेंगलर की तरह ही स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस नहीं की किसी सभ्यता का जीवन चक्र कितना लंबा है। उनका चक्रीय सिद्धांत चुनौती एवं प्रयुक्तता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ चैलेंजिंग एंड रेस्पॉन्स पर आधारित है। किसी भी सभ्यता को चुनौतियों को दो क्षेत्रों से मिलती हैं उसको चुनौतियाँ। पहली वो कहता है भौगोलिक परिस्थिति, दूसरी कहता है सामाजिक परिस्थिति, जिसके आधार पर सामाजिक परिवर्तन होता है। और प्रत्येक सभ्यता के प्रारंभ में लोगों को सामाजिक भौतिकी परिस्थिति चलते चलते प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ता है। इन चुनौतियों को झेलना पड़ता कोई आसान काम नहीं है। समाज और प्रकृति के बीच जो एक चुनौती की स्थिति होती है उसका सामना करने के लिए मनुष्य को विभिन्न प्रकार की क्षमताओं की आवश्यकता होती है। और इस स्थिति की लड़ाई के लिए उसके शक्तियों का काफ़ी ह्रास होता है। और दूसरी चुनौती का जिसको हमने जिक्र किया है भौगोलिक न होकर सामाजिक होती है। इस चुनौती का स्रोत आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। टैयनेबी का आंतरिक स्रोत से तात्पर्य इंटरनल प्रोटेरेटेशन से कहा गया है, जिसको स्वदेशी सर्वहारा वर्ग भी कहा है, जो लंबे समय तक अपने ही समाज में सृजनशील अल्पसंख्यकों के इशारे पर काम नहीं करना चाहते। फलस्वरूप दोनों के बीच तनाव और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। बाह्य स्रोतों के अंतर्गत उन्होंने बाह्य आक्रमण बर्बर जाति के लोगों को रखा है, जिसे सर्वहारा वर्ग एक्शनल प्रोटेरेटेड भी कहा गया है। दूसरे शब्दों में जब सभ्यता का विकास होता है तो उस सभ्यता का सृजनशीलता अल्पसंख्यकों विदेशी सर्वहारा वर्ग के संघर्ष मात्र से ही खतरा नहीं होता, बल्कि पड़ोसी जातीय लोगों से भी उसका खतरा उसको बढ़ जाता है। और संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो ये सिद्धांत हैं, ये 4 सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन एक्शनल एग्जाम में बनने की प्रबल संभावना होती है। तो आप लोग जो 4 सिद्धांत हैं चक्रीय सिद्धांत, उनको अच्छी तरीके से तैयार करें। धन्यवाद।